वो मीर का शेर है ना कि हुए जिसके सबब बीमार उसी अतार के लड़के से दवाई लेते हैं, कि आपको जिस वजह से डायबिटीज़ हो रही है उसी को आप दोबारा इंजेक्ट करें, इसलिए मरीज़ सारी उम्र ठीक नहीं होता। बहुत सियाना प्रोफेसर जिसके पास आप डायबिटिक होते हैं वो कहते हैं इंसुलिन लगा लो। सर ये तो हो गया डायबिटीज़, इसी में इतने ज़्यादा या कवर अप्स हुए हुए हैं, इसी के अंदर इतना ज़्यादा झूठ फैला हुआ है, तो दैट मेक्स मी वंडर कि बाकी बीमारियों में ये किस हद तक होगा इसी तरह से। सॉल्ट बहुत अरसे से यूज़ हुआ जा रहा है, बल्कि एक टाइम पे तो करेंसी के तौर पे भी इस्तेमाल होता था। ये एग्जैक्टली ऐसे ही था। ब्लड प्रेशर का ताल्लुक नमक खाने से नहीं है, यानी कि हाई ब्लड प्रेशर का किसी को इशू है और अगर वो स्टेप बाय स्टेप आप जो बताते हैं उसे फॉलो करता है तो विद इन अ वीक दे कैन रिकवर। मुझे आप ये बताइए कि कोई एक बंदा आप तो जिम भी जाते हैं, एक बंदा कोई आपकी ज़िंदगी में आया हो जिसने जिम से अपना वेट कम किया हो, अगर फैट आपने लॉस करनी है तो फैट्स खाइए। तो ये जो झूठ के ऊपर हमारा पूरा हेल्थ केयर सिस्टम खड़ा हुआ है ये हमें तबाह कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फाइज जावेद और आप देख रहे हैं चैनल डायबिटीज़। आज दोबारा हमारे साथ गुरु जाहिद इरफान साहब मौजूद हैं और आज हम कवर कर रहे होंगे ऐसे कुछ झूठ जो डॉक्टर आपको मुसलसल बता रहे हैं और हम बीइंग पेशेंट्स उन्हें मान भी रहे हैं और उनके उन सलाहों पे अमल भी करते जा रहे हैं और वो किस तरह से हमारी बॉडी को डैमेज कर रहे हैं कॉन्टीन्यूसली। अस्सलाम वालेकुम सर। तो सर हमने जैसे बात की कि हम 5 मिथ्स हैं जो कि डिबंक कर रहे होंगे, मेनली जोन सी प्रॉब्लम्स आजकल हम लोगों को रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखने में मिलती हैं, जिसमें डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, मोटापा एक सबसे बड़ी बीमारी है, उसके अलावा कोलेस्ट्रॉल एक बहुत कॉमन इशू है और उसके बाद फिर हम आएंगे मेंटल हेल्थ से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं जिसमें डिप्रेशन या एंग्जाइटी आ जाती है। तो इन मिथ्स पे हम लोग आज बात कर रहे होंगे कि लोग इसके बारे में या डॉक्टर्स इसके बारे में क्या कहते हैं, मेडिकल साइंस क्या कहती है और क्या ये वैसे भी क्योरेबल हैं या मेडिकल साइंस का रास्ता ही हम लोगों को इख्तियार करना पड़ता है। कमिंग डाउन टू आवर फर्स्ट मिथ, डायबिटीज़। सर डायबिटीज़ क्या अनक्योरेबल बीमारी है एक चीज़, और दूसरी चीज़ है कि अगर किसी पेशेंट को डायबिटीज़ डायग्नोज हो गई है तो क्या उसने अपनी बाकी की सारी ज़िंदगी जो है वो इंसुलिन ही इंजेक्ट करनी है? ये दो चीज़ें सर। अच्छा, असल बात ये है कि डायबिटीज़ इस वक्त जो हमारे यहाँ डायबिटीज़ पेशेंट हैं, डायबिटिक हैं, शुगर की बीमारी वाले लोग हैं, इनमें जो 95% लोग हैं वो टाइप 2 के हैं, ठीक है, और 5% लोग हैं टाइप 1 के। अच्छा, दोनों में टाइप 2 में भी और टाइप 1 में भी शुगर लेवल जो है आपके खून के अंदर ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ा रहता है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन दोनों की जो कॉजेज़ हैं वो बिल्कुल 180 पे डिफरेंट है। टाइप 1 में कोई और वजह है जिसकी वजह से आपका शुगर लेवल बढ़ता है, टाइप 2 में कोई और वजह है, सिम्टम दोनों का एक है, कॉजेज़ डिफरेंट है। अब जो इंसुलिन है वो टाइप 1 वाले के लिए ज़िंदगी बचाने वाली दवाई है, ठीक है, क्योंकि टाइप 1 के अंदर ये होता है कि आपका जो पैंक्रियास है, जो आपका उसके अंदर से इंसुलिन बनती है वो बनना बंद हो जाती है। ठीक है, उसकी बहुत सारी कॉजेज़ हैं, लेकिन कोई भी कॉज हो आपका पैंक्रियास इंसुलिन नहीं बनाता, जिसकी वजह से इंसुलिन का बहुत सारे कामों में से एक काम ये है कि वो ब्लड ग्लूकोज को अपना रेगुलेट करती है, एक हद से ऊपर नहीं जाने देती। सिंपल। जब इंसुलिन आपके जिस्म में नहीं बनेगी तो क्या होगा कि आप कोई भी चीज़ खाएंगे वो फौरी तौर पे शुगर लेवल को बहुत ऊपर ले जाएगी, जो कि लाइफ थ्रेटनिंग भी हो जाता है, 400-500 पे चली जाती है और वहाँ पे जाके कुछ भी हो सकता है। ये है टाइप 1 का इशू। 1921 के अंदर जब ये डिस्कवर हुई थी इंसुलिन कनाडा में, वहाँ पर जो टीम ने काम किया था, ये टाइप 1 वाला पेशेंट था जिसके ऊपर 14 साल का वो बच्चा था जिसको ये इंजेक्ट की गई टोरंटो के अंदर और वो क्योर हुआ। लेकिन अब मसला ये है कि ये दवाई टाइप 1 की थी। अब 90% पेशेंट होते हैं टाइप 2 के। टाइप 2 के अंदर क्या मसला होता है कि आपके जिस्म में इंसुलिन लेवल बढ़ता है और वो बढ़ने के बाद आपका एक लेवल ऐसा आता है कि वो जो ग्लूकोज को रेगुलेट उसने करना था वो नहीं कर पाती। इसकी एग्जांपल बड़ी आसान है। आप मुझे देख रहे हैं, मैं आपको देख रहा हूँ।
अगर इस कमरे की सारी लाइट्स बंद कर दें और घुप अंधेरा हो जाए तो हम एक दूसरे को देख नहीं सकेंगे। बिल्कुल ऐसे ही। ऐसे ही है। तो हम कहेंगे यार लाइट नहीं है तो इसलिए हमें नज़र कुछ नहीं आ रहा। आपने लाइट ऑन की, हमें नज़र आ रहा है। लेकिन क्या अगर बहुत ज़्यादा तेज़ लाइट आपकी आंखों में, मेरी आंखों में पड़ रही हो, बहुत तेज़, हम तब भी नहीं तब भी नज़र आए, तो तब आप ये नहीं कह सकते कि लाइट की कमी है। अब आप कहेंगे लाइट ज़्यादा होने की वजह से मुझे नज़र नहीं आ रहा। बिल्कुल ऐसे ही। तो इंसुलिन का भी एक नैरो रेंज है, जब उसके अंदर वो रहती है तब तो वो अपना काम करती है सही। जब वो लेवल बढ़ जाता है तब वो अपना काम छोड़ देती है, फिर आपके खून में ग्लूकोज लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है। अब टाइप 2 जो 95% लोग हैं उनके जिस्म के अंदर इंसुलिन की ज़्यादती है, हाइपर इंसुलिनीमिया है, ज़्यादा इंसुलिन है खून में, काम नहीं कर पा रही। अब अगर आप उसको भी इंसुलिन का इंजेक्शन लगाएंगे तो ये तो और ज़्यादा तो इंक्रीज वो तो बीमारी ख़राब होगी। बिल्कुल ऐसे ही। वो मीर का शेर है ना कि हुए जिसके सबब बीमार उसी अतार के लड़के से दवाई लेते हैं। कि आपको जिस वजह से डायबिटीज़ हो रही है उसी को आप दोबारा इंजेक्ट करें, इसलिए मरीज़ सारी उम्र ठीक नहीं होता। बिल्कुल ठीक है। यानी कि हमने आइडेंटिफाई किया कि टाइप 1 में इंसुलिन फॉर लाइफ यूज़ करनी ही करनी पड़ेगी, क्योंकि वो तो प्रोड्यूस ही नहीं होती। और मेरे ख्याल से टाइप 1 जो है बाय बर्थ ही होता है या लोगों को बाद में भी हो सकता है? ये 14 साल की उम्र तक किसी वक्त भी हो सकता है। ठीक है, टिल 14। लेकिन अगर आप 14 साल की उम्र तक अगर डायबिटिक नहीं है, उसके बाद डायबिटिक हो रहे हैं, तो आप मोस्ट प्रोबेबली टाइप 2 में ही फॉल नहीं, करेंगे। अब फाइज एक बड़ा फिनोमिना नज़र आ रहा है कि अब बच्चों को भी टाइप 2 हो रही है। ठीक है, यानी कि 14 साल से कम के बच्चे जो हाँ, हैं 5-6 साल के बच्चों को भी टाइप 2 हो रही है। वजह ये है कि ये फूड और लाइफस्टाइल की वजह से होती है। ठीक है, यानी कि इससे मेडिकल साइंस से या उससे रिलेट नहीं करता, इंसुलिन से रिलेट नहीं करता, इंजेक्ट करने से रिलेट नहीं करता, ये फूड से ही होगा। ये फूड है, ये आपने फूड को इम्बैलेंस किया है अपनी बॉडी के अंदर। हमने ऐसे खाने डालने शुरू कर दिए हैं जिसको बॉडी रिकॉग्नाइज नहीं करती कि ये फूड है कि नहीं है, जिसकी वजह से आपका सिस्टम उसके खिलाफ लड़ता है। लड़ते लड़ते वो दम तोड़ देता है। ऐसे केमिकल जा रहे हैं, जैसे आप छोटा बच्चा है उसको आप फार्मूला मिल्क दे रहे हैं। अब फार्मूला मिल्क के अंदर जो सिंथेटिक आपने विटामिन्स डाले हैं, मिनरल्स डाले हैं जो नेचर में नहीं पाए जाते। जैसे हमने वो पहले भी बात की कि ये सारे, एक विटामिन सी है वो अमरूद के अंदर पाया जाता है, किन्नों के अंदर पाया जाता है, लेकिन एक विटामिन सी जो आपको टैबलेट में मिलता है वो एस्कॉर्बिक एसिड है, जो कि पेट्रोकेमिकल और कॉर्न और इस तरह के रिएक्शन से बनाया जाता है। तो वो तो एक दवाई हुई। आपकी बॉडी नेचुरल को, तो हमारा सिस्टम 2.5-3 लाख से जब हम इंसान ने एक एवोल्यूशन में गया है तो उसका सिस्टम नेचुरल चीज़ों को डाइजेस्ट कर सकता है, एब्जॉर्ब कर सकता है। ये जो 50-60 साल से 100 साल से आर्टिफिशियल फूड आया हमारी लाइफ में, चीनी आ गई है, हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप आ गया, इनसे बनी हुई चीज़ें आ गई हैं, गंदम की नई नई किस्में आ गई हैं, उनकी केमिकल कंपोजिशन बदल गई है। फिर आपके सबसे बड़ा जहर कुकिंग ऑयल आ गया, उसमें हम डिटेल से बात कर चुके हैं। ये सारी चीज़ें इसी से हम खाने बना रहे हैं। तो कब कौन सा सिस्टम आपका उड़ जाता है और हम बीमार हो जाते हैं। तो अब ये $1 ट्रिलियन की इंडस्ट्री है जिसमें डॉक्टर्स का भी कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है कि वो भी कमा रहे हैं, फार्मा कंपनी भी कमा रही है, गवर्नमेंट टैक्सेस कलेक्ट कर रही है, जिसका काम था इन चीज़ों को रेगुलेट करना। उनको तो बड़े बड़े टैक्सेस की मद में बड़ा पैसा आ रहा है, रेवेन्यू आ रहा है। तो अब इस हेल्थ केयर सिस्टम में झूठ की बुनियाद पर हमें फंसाया गया। तो ये वो झूठ है जो हमें बताया जाता है कि इंसुलिन, बहुत सियाना प्रोफेसर जिसके पास आप डायबिटिक होते हैं वो कहते हैं इंसुलिन लगा लो। ओ भाई, इंसुलिन लगाएं, ज़रूर लगाएं, उससे पहले चेक तो कर लें कि आपका पैंक्रियास इंसुलिन ओवर प्रोडक्शन तो नहीं, टाइप 2 में ओवर प्रोडक्शन है या नॉर्मल भी होता है बात का। तो आप बाहर से फिर लगा रहे हैं, इसका हल फूड के अंदर है। बिल्कुल ठीक है, यानी कि दवाई या मेडिकल साइंस और ये चीज़ें जो हैं उसे आइडेंटिफाई कर देंगी। नहीं, मेडिकल साइंस है, मेडिकल साइंस की बात आप करें, मेडिकल साइंस है। मेडिकल साइंस को मोनोपलेट कर दिया गया। मेडिकल साइंस को जो फैक्ट्स हैं, जो सही चीज़ है, वो आपसे साइड पे कर दी गई
और आपको एक ऐसे चक्कर में फंसा दिया गया जिससे ना मरीज सही होता है, दवाइयाँ और बढ़ती चली जाती हैं। तो वो जो एक माफिया और वो ट्राइका बनी हुई है जिसके बेनिफिट्स हैं इसके साथ, वो असल रिसर्च को सामने नहीं आने देते। ठीक है, यानी कि असल रिसर्च हुई भी है कंडक्ट, लेकिन वो प्रॉपर्ली मार्केट नहीं हुई भी है और रोक दिया जाता है। ठीक है, उसे डेलिबरेटली रुकवा देते हैं कि जी ये पब्लिश नहीं होना चाहिए। मैं आपको अपना वाकया बताता हूँ। ये पिंडी के अंदर एक बहुत बड़े डायबिटोलॉजिस्ट हैं। उनके पास एक पेशेंट मेरे पास आया। मैंने कहा जी कहाँ से इलाज करा रहे हैं? उन्होंने कहा जी मैं, और वो बंदा फार्मा इंडस्ट्री में एक अच्छे ओहदे पे था, एक बहुत बड़े ग्रुप में। तो मैंने उन्हें कहा जी कि आपको टाइप 2 है तो आप अपना फास्टिंग इंसुलिन लेवल चेक कराएं। आपका इंसुलिन लेवल बढ़ा हुआ, तो आप अगर चेक करा लेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा आप इंसुलिन क्यों लगा रहे हैं। वो कोई 10 साल से इंसुलिन पे थे। वो कहते हैं जी मैं तो ऐसे नहीं कराऊंगा, मैं तो अपने डॉक्टर से कहूँगा कि वो मुझे लिख के दे। उसे लिख के देंगे फिर मैं टेस्ट करवाऊंगा। हाँ ज़ाहिर। मैंने कहा ठीक है। अब उन्होंने जाके डॉक्टर साहब से कहा कि डॉक्टर साहब मुझे आपने इंसुलिन लगाई है तो मेरा फास्टिंग इंसुलिन लेवल चेक कराएं और मेरे पैंक्रियाज की फिजियोलॉजी चेक कराएं अल्ट्रासाउंड से, ताकि पता है। देखिए आप डॉक्टर के पास जाते हैं, वो किडनी की अल्ट्रासाउंड करता है, वो किडनी सूजा हुआ नहीं है, श्रिंक नहीं है, पथरी नहीं है, तो आपको किडनी की दवाई तो कोई नहीं देगा। बिल्कुल असूली तौर पे नहीं देनी चाहिए। देते भी नहीं हम लोग, क्योंकि वैसे जो है मतलब जितना भी व्यूअर होगा या फिर हम जो यूजर हैं, हम तो ब्लाइंड ट्रस्ट करके चल रहे होते हैं डॉक्टर के ऊपर। ऐसे ही हम तो मानते हैं कि यार हमें नहीं पता, आप बता रहे होगे सही बता रहे ऐसे ही है, और हमारा ईमान होता है उनके ऊपर। बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो डॉक्टर साहब के पास गया तो डॉक्टर साहब ने पहले तो कहा ये किसने आपको कहा ये टेस्ट क्या होता है, ये तो टेस्ट ही नहीं होता। उसने कहा नहीं जी फलां लैब करवा रहे हैं। उसने कहा जी आपको किसने कहा? उन साहब ने मेरा नाम लिया। उसने कहा वो तो पागल आदमी है। उसने कहा पागल वाली क्या बात है? लॉजिकल बात है कि आप मुझे कहते हैं आपको इंसुलिन इंजेक्ट करनी है, बाहर से लगनी है, तो आप मेरी जो अंदर बन रही है उसको चेक करा दें। डॉक्टर साहब ने रिफ्यूज़ कर दिया लिखने से। उन्होंने कहा जी मेरे प्रोटोकॉल में नहीं है। ये तो काफ़ी अजीब सी बात जबकि है कि उसने मुझे बताया रिकमेंड करता है टेस्ट कि हाँ कर लें, बल्कि ज़्यादा बेहतर है कि वो ज़्यादा अच्छे से डायग्नोज कर पाएगा पेशेंट। अगर भाई उसकी तो इंसुलिन बढ़ी हुई थी तो पहला काम होना था इंसुलिन बंद होनी थी। उस इंसुलिन बंद होने से जो डॉक्टर साहब की कमीशन थी वो तो गई। मरीज ठीक हो जाना था, डॉक्टर साहब का कस्टमर गया। तो ये जो झूठ के ऊपर हमारा पूरा हेल्थ केयर सिस्टम खड़ा हुआ है, ये हमें तबाह कर रहा है। डायबिटीज़ टाइप 2 100% बग़ैर दवाई के ठीक हो जाती है। ये लाइफस्टाइल की और फूड की डिजीज़ है, इसको आप ठीक कर लें। हमारे चैनल पे बेशुमार वीडियोस पड़ी हुई हैं, देख लें कैसे ठीक करनी है। कोई मेडिसिन नहीं चाहिए, ज़ीरो मेडिसिन पे आप चले जाएंगे, सिर्फ फूड को और अपने सोने जागने को ठीक कर लें। ठीक है, ये दो चीज़ें आपने एडजस्ट करनी है, अपने स्लीपिंग वेकिंग अप पैटर्न्स जो हैं और फूड के अपने पैटर्न्स जो हैं ठीक करने हैं। सो ये तो हो गया डायबिटीज़। अब हम लोग जब देखते हैं कि इसी में इतने ज़्यादा या कवर अप्स हुए हुए हैं, इसी के अंदर इतना ज़्यादा झूठ फैला हुआ है, तो दैट मेक्स मी वंडर कि बाकी बीमारियों में ये किस हद तक होगा इसी तरह से। एग्जैक्टली है, सब जगहों पे है। ऐसा हर बीमारी में ही ऑलमोस्ट इस तरह की चीज़ है। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं कि एक और बीमारी जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन है वो है हाई ब्लड प्रेशर, जो कि आजकल ऑलमोस्ट एवरी अदर पर्सन को है उसमें। तो क्या हाई ब्लड प्रेशर जो है उसके लिए मेडिसिन ज़रूरी हैं या उसके लिए भी कोई और इलाज होते हैं? देखिए हाई ब्लड प्रेशर के कॉजेज़ की तरफ अगर हम देखें ना, लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट को हम देखते हैं। बिल्कुल ठीक है। आपने कॉज ख़त्म की, इफेक्ट ख़त्म हो गया, ठीक है ना, सिंपल है। अच्छा, हम सुनते आए हैं कि हाई ब्लड प्रेशर है, आप हाई ब्लड प्रेशर से डायग्नोज, नमक छोड़ दें। बिल्कुल सही, ये तो सबसे कॉमन चीज़ है। अभी भी कहते हैं कि जी लो ब्लड प्रेशर हुआ है, नमक खा लो तो ब्लड प्रेशर ठीक हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है, हाई ब्लड प्रेशर वाला बंदा नमक छोड़ दे। कॉमन सी बात है। आपके नाना दादा, मेरे नाना दादा, मैंने तो अपनी डाइनिंग टेबल पे देखा है कि उनको हमारे खाने पसंद नहीं आते थे, वो और नमक डालते थे उसमें। बिल्कुल फिक्का सा बनाया क्या, ब्लड प्रेशर नहीं होता था उनको। उनके बुजुर्गों को देख लें, बिल्कुल नहीं होता था। अगर आप देखें हिस्टोरिकली कि वो लोग ज़्यादा नमक खाते थे। बिल्कुल ऐसे, मतलब सॉल्ट बहुत अरसे से यूज़ हुआ जा रहा है, बल्कि एक टाइम पे तो करेंसी के तौर पे भी इस्तेमाल होता था। एग्जैक्टली ऐसे ही था।
ये ऐसे करेंसी ही था। या एक्सचेंज जो है वो सॉल्ट के बेसिस ये तो अल्लाह का फजल है, हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है, हम इसको देते नहीं, वरना ये जो पिंक सॉल्ट है हमारा ख्योड़ा के अंदर से निकल रहा है, खुशाब से निकल रहा है, इसी के ऊपर गवर्नमेंट अगर तवज्जो दे तो ये पूरी दुनिया में इतना जा सकता है कि ये आपके डेड शेट इसके आगे कुछ नहीं है। आप तो भाग रहे हैं ना रेकोडेक में जाके सोने और तांबे पे, जो निकलता ही कुछ नहीं, एक एक टन के अंदर से 2 ग्राम 3 ग्राम निकलता है, बिल्कुल ऐसे। और आप खड्डे डाल देते हैं माइनिंग कर करके, तो ये सोना पड़ा हुआ पिंक सॉल्ट की शक्ल में। हिमालयन सॉल्ट जो हमारे पास ठीक है, ये हिमालयन नहीं है, ये इंडिया ने इसको हिमालयन नाम दिया। हिमालयन रीजन ये खुशाब वाला कहाँ हिमालयन रीजन है, Exactly ये तो ऐसे इंडिया हमसे लेके हम्म, इसको हिमालयन के नाम से करता है, क्योंकि हमारा जो ख्योड़ा और ये इलाका तो ये हिमालयन में हिमालयन fall रीजन नहीं नहीं है, तो हिमालय में कोई नहीं नमक तो होता। मतलब इसे कहना पिंक सॉल्ट ही चाहिए। पिंक बस। सॉल्ट। हाँ, पिंक हिमालयन सॉल्ट नहीं हिमालय- कहना चाहिए। ये इंडिया इसको- वर्ड है वो सेलिंग टैक्टिक है हाँ, कहने का इंडिया इसको इस तरह जैसे हमारे चावल को रीपैक करता है और उसकी अच्छी क्वालिटी का बासमती है तो वो कर लेता है, तो वो चूँकि कमर्शियली बड़े तेज़ हैं तो हम पीछे रह जाते हैं, हम अपनी चीज़ को भी मार्केट नहीं कर पाते। बिल्कुल ऐसे है। तो ब्लड प्रेशर की बात हो रही थी, तो ब्लड प्रेशर का ताल्लुक नमक खाने से नहीं है। ठीक है, यानी कि ब्लड प्रेशर का मरीज नमक खा सकता है। हाँ, खाएगा। जब आप नमक नहीं खाते तो दिल की धड़कन बढ़ जाती है, दिल कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। सब ब्लड प्रेशर के मरीज़ कहते हैं कि दिल हमारा बहुत तेज़ी से पल्पिटेशन बहुत होती है, वो नमक की कमी की वजह से होती है, सोडियम का इशू नहीं होता। असल में जो चीज़ आपको शुगर की बीमारी कर रही है, यानी खून में इंसुलिन का लेवल बढ़ना, वही चीज़ आपके जिस्म के अंदर ख़राबी पैदा करके आपको हाई ब्लड प्रेशर की तरफ ले जाती है। अब 4 फैक्टर हैं, मैं उसको आसान ज़ुबान में कोशिश करता हूँ ताकि सबको समझ आ जाए। एक तो जब इंसुलिन लेवल खून में बढ़ता है, और वो किससे बढ़ता है? चीनी खाने से। यानी ब्लड प्रेशर वाला मरीज़ मीठा खाएगा, उसका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, चीनी खाने से बढ़ेगा, नमक से नहीं बढ़ता। ठीक है। मरीज़ ठीक इसलिए नहीं होता, नमक तो वो छोड़ देता है, लेकिन कभी डॉक्टर ने उसको चीनी से मना नहीं किया। वो पेप्सी पी रहा है, वो कोक पी रहा है, वो लाल शरबत पी रहा है, वो बेकरी की प्रोडक्ट खा रहा है, केक खा रहा है, सब में चीनी डली हुई है। बिल्कुल ऐसे। और चीनी के अंदर होता है फ्रक्टोस। फ्रक्टोस एक तो लिवर को जाके डैमेज करता है, ठीक है, और लिवर आपका हब है सारी चीज़ों को मैनेज करने के लिए। दूसरा ये होता है कि जैसे ही आप चीनी वाली चीज़ें या रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ें खाते हैं तो खून में शुगर लेवल बढ़ता है, शुगर लेवल बढ़ने की वजह से इंसुलिन लेवल बढ़ता है। ठीक हो गया। अब जब इंसुलिन लेवल बढ़ता है तो वो 4 काम करता है। नंबर 1, वो एक तो हमारे जिस्म के अंदर एक नई दरियाफ्त हुई 1992 में, कार्बन नाइट्रिक ऑक्साइड, इसको मॉलिक्यूल ऑफ द ईयर भी कहा गया, और जिन लोगों ने इसको डिस्कवर किया था उनको नोबेल प्राइज़ भी दिया गया। इतनी बड़ी ये डिस्कवरी थी। ये आपकी खून की नालियों को खोलता है। नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक NO, ठीक है, हाँ, बिल्कुल ठीक है। ये खून की नालियों को खोलता खोलता है, वैजोडिलेटर है। ये यूजुअली मैंने क्योंकि नाम इससे सुना हुआ है कि काफ़ी सारे ये वर्कआउट से पहले प्री वर्कआउट जो सप्लीमेंट्स है मेरे ख्याल से उनमें भी ये include ये किया जाता उनमें भी ये व्याग्रा यही चीज़ है। है। अच्छा, ठीक है। व्याग्रा जो है वो भी यही वो है, यही वो भी ये चीज़, नालियों वो को खोलता हाँ, है। वो ठीक उस है। नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रोडक्शन बढ़ाती है। गॉट इट, बिल्कुल ठीक है, तो वो उसका वो बाकी भी इफेक्ट जो आता है ना, ये बेसिकली बनाया गया था ब्लड प्रेशर लो करने के लिए, क्योंकि ब्लड प्रेशर में आपकी खून की नालियाँ तंग होती हैं, सिकुड़ जाती हैं। Arteries, तो हाँ। ये आप देखें जैसे हमारे घर में पाइप है, तो पाइप जब तंग हो जाएगा तो पानी तेज़ी से निकलेगा, प्रेशर से निकलेगा। नया पाइप होता है, नरम होता है, तो पानी आराम से गुजर जाता है। बिल्कुल ऐसे। तो जब नाइट्रिक ऑक्साइड कम बनता है खून की नालियों के अंदर, हमारी खून की नालियों के अंदरूनी जो परत है ना, उसके अंदर एंडोथेलियल सेल होते हैं, उसके अंदर ये नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है। जब आपके जिस्म में इंसुलिन लेवल, खून के अंदर इंसुलिन लेवल बढ़ता है तो वो नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रोडक्शन को कम कर देता है। ठीक है। तो वो जो खून की नालियाँ बढ़नी थी, खुलनी थी, वो Proper। तंग होनी शुरू हो गई। ठीक है, ठीक वो है। भी मतलब इंसुलिन से ही इंसुलिन की directly वजह से, related है। और इंसुलिन का मसला चीनी से जुड़ा हुआ है। ठीक है, चीनी आप खाई जा रहे हैं, नमक बंद कर दिया। एक तो ये फैक्ट होता है कि खून की नालियाँ तंग हो जाती हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रोडक्शन नहीं होती, नंबर 1। नंबर 2, एक हमारे गुर्दों के ऊपर 2 ऐसे ग्लैंड्स हैं जो हार्मोन एक क्रिएट करते हैं जिसे अडल्ट्रोन कहते हैं।
ठीक है एडल्सीट्रॉन। जी। ठीक। ये क्या करता है, ये जब बढ़ता है तो ये अब आपका खून गुर्दों में फिल्टर होता है, तो उससे जो सोडियम है ना वो जिस्म से बाहर निकलना होता है, ठीक है। लेकिन जैसे इंसुलिन लेवल बढ़ता है तो उससे वजह से ये भी हार्मोन बढ़ जाता है। ये क्या करता है, गुर्दों पे एक्शन करता है कि ये जब सोडियम जो बाहर निकालना है उसे रिटेन करेगा, उससे वापस खून में ले जाता है। अब सोडियम ऐसी चीज़ है कि जो एक मॉलिक्यूल सोडियम का होगा, 4 मॉलिक्यूल पानी के उसको पकड़ लेते हैं। तो इतनी सी बात तो नमक वाली सही है, वो वाटर को होल्ड कर रहा होता है, वाटर को होल्ड कर दो, वाटर बढ़ा देगा। अब आपके खून के अंदर, हमारे जिस्म के अंदर 5 लीटर खून चाहिए या 5.5 लीटर, तो जब पानी बढ़ेगा तो ये क्वांटिटी हो जाएगी 6, 6.25, बिल्कुल ऐसे। ठीक है। तो ब्लड वॉल्यूम जैसे ही बढ़ा तो ब्लड प्रेशर बढ़ गया, दिल को ज़्यादा जोर लगाना पड़ा। आपके खून की नालियाँ तो उतनी हैं, हाँ। लेकिन उसमें जो लिक्विड चल रहा है खून की शक्ल में उसका वॉल्यूम बढ़ गया, तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। उसकी वजह क्या बन रहा है कि गुर्दे जो हैं वो सोडियम को वापस फेंक रहे हैं, और किस वजह से फेंक रहे हैं कि इंसुलिन बढ़ी हुई है। ठीक है, यानी कि डॉक्टर ने दूसरा वाला जो पॉइंट है आपका उसे तो एड्रेस कर दिया, उसको समझ लिया ना, हाँ, लेकिन उसकी वजह नहीं समझी। इसी वजह से मरीज सारी उम्र खज्जल होता रहता है, बीमार रहता है, बीमार रहता है। जब तक वो उसे इशू को एड्रेस नहीं करेंगे तब तक ये भी कंट्रोल में नहीं आएगा। एक और हमारा रिस्पॉन्स होता है जिसे कहते हैं हम पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, कि जब आप खतरे में होते हैं ना तो खतरे के अंदर आप दौड़ते हैं। अभी हम बैठे हुए हैं ना, तो हो सकता है मेरी टांग में दर्द हो तो मैं उठूं तो मेरे से उठा ही ना जाए, लेकिन खुदा ना खाता यहाँ से सांप निकल आया ना तो मैं आपसे पहले छलांग मार के उधर पहुँचाऊँगा। वो यकदम जो एनर्जी का ब्रस्ट आता है ना, वो इस पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम की वजह से आता है। इसको कहते हैं फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स। उसमें आपका ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है, उसमें आपका शुगर लेवल भी बढ़ता है, ठीक है, ताकि आपको फौरी एनर्जी मिले और आप उस सिचुएशन से भागें, निकल जाएं। इंसुलिन उस सिस्टम को भी ऑन कर देता है, खतरा नहीं होता, लेकिन आपको वो एक फेक रिस्पांस देता रहेगा कि हाँ, खतरा वो है। सिस्टम को सिग्नल जा रहे होते हैं खतरा खतरा, उससे ब्लड प्रेशर बढ़ा, ठीक है, उससे शुगर लेवल बढ़ी है। वो कहते हैं स्ट्रेस से शुगर भी बढ़ जाती है। तो वो खतरा स्ट्रेस वो रियल नहीं होता, हाँ। रियल स्ट्रेस नहीं होता, Exactly. लेकिन उससे हो जाता। ये एक्चुअली ह्यूमन ने डेवलप ही इसलिए मेरे ख्याल से किया था कि पहले तो हम लोग जब चीज़ें जमा किया करते थे तो तब ये होता था कि आप कोई भी बेरी, कोई फल या कुछ तोड़ने जा रहे हैं तो वहाँ से सांप या कुछ निकल आता, तो आपके सेंसेस ज़्यादा एक्टिव रहते थे। अब के दौर में लेकिन उस तरह की कोई चीज़ है नहीं हमारी एक्टिविटी, तो हम लोग को कोई भी छोटा सा ट्रिगर जो है ना मेरे ख्याल से उसे अलाइव कर देता है, और उसकी वजह से हम लोग स्ट्रेस रिस्पॉन्स हमारा शुरू हो जाता है, फाइट एंड फ्लाइट मोड ऑन हो जाता है। हाँ। उस वक्त रियल थ्रेट होता था ना, अब इमेजिनरी है, इमेजिनरी थ्रेट वो है नहीं, कुछ भी नहीं है, हाँ। लेकिन सिस्टम वो आपकी ओवर थिंकिंग जो है वो भी इसी को लीड करेगी। एग्जैक्टली। अच्छा, चौथा एलिमेंट ये है कि ये जो इंसुलिन है ये एनाबॉलिक हार्मोन है। एनाबॉलिक मीन ये छोटी चीज़ों को पकड़ के बड़ा करता है। इसी वजह से जो टाइप 1 के मरीज़ होते हैं जिनके जिस्म में इंसुलिन नहीं बन रही होती, उनको आप देखें कि वो उनका जिस्म खुश्क होता है, सूखता जाता है, हड्डियों का पिंजर बन जाता है, उनके मसल्स नहीं बनते, ठीक है, और वो ऐसे लगता है जैसे पिंजर है मुर्दा पड़ा हुआ, क्योंकि ये एनाबॉलिक हार्मोन है, ये ज़रूरत है आपके जिस्म की ग्रोथ के लिए। हाँ, लेकिन अब जब ये ज़्यादा हो गया, अब खून में भाग रहा है, तो आपके खून की नाली की जो अंदरूनी परत है, जो एंडोथेलियल लेयर है, उसको मोटा कर देगा। उसको जब मोटा करेगा तो क्या होगा कि वो अंदर से तंग होती जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही है। और जब वो नाली तंग होती जाएगी तो फिर वही प्रेशर ज़्यादा आएगा, नाइट्रिक ऑक्साइड नहीं बन रही, नाली तंग हो के सख्त होगी, स्टिफनेस आ गई, हार्ट अटैक की तरफ आपको लेके जा रही है, ठीक है। और उसके बाद वो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम भी आपका ऑन है, तो वो तो अल्टीमेटली आप कंटीन्यूअसली हाई ब्लड प्रेशर में चल रहे हैं। तो अब मेरे भाई नमक का क्या रह गया मामला? जब मसले बहुत सारे हैं, नमक इकलौता मसला नमक नहीं, और इसका एक ही मसला है, फूड से ही चेंज, जिससे इंसुलिन बढ़ रही है आपकी, उसी से शुगर ठीक होगी, उसी से ब्लड प्रेशर होगा। इसीलिए आपने देखा कि जो ब्लड प्रेशर वाले मरीज़ हैं उनको शुगर बाद में हो जाती है, या शुगर वाले हैं उनको ब्लड प्रेशर से भी। और अक्सर जो डायबिटिक हैं 80% लोग वो हार्ट अटैक से मरते हैं,
80% डेथ जो होती हैं डायबिटिक की वो हार्ट अटैक से होती हैं। उसकी वजह ये है कि ये सारा सिस्टम फिर बाकी आपके खून की पूरे जिस्म के खून की नालियों को तंग करता चला जाता है। पिंडलियों के अंदर दर्द होना, फिर आपका नर्व्स डैमेज होने, पाँव के अंदर सुइयाँ चुभना और पाँव के अंदर जलन होना, अल्टीमेट वो नमनेस आ जाना, मरीज़ को कट लग जाता है, उसे पता नहीं चलता, फिर ज़ख्म ठीक नहीं होते क्योंकि खून पहुंच नहीं सकता। तो ये सारी चीज़ें, फालिज का अटैक होता है कि जो ब्रेन को ब्लड जा रहा है उसमें क्लॉटिंग आ जाती है, तो उसकी वजह से तो फालिज हो जाता है। तो इस सारी बुराई की जड़ आपकी इंसुलिन है, जो कि आपके मॉडर्न डाइट की देन है आपको, जो आज आप खा रहे हैं, जो आपके बच्चे खा रहे हैं, मेरे बच्चे खा रहे हैं, हम खा रहे हैं। तो हमें ब्लड प्रेशर की गोली से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, बल्कि उल्टा नुकसान उससे बहुत ज़्यादा होता है कि जिस्म से मिनरल्स निकलते चले जाते हैं और ये प्रॉब्लम बढ़ती चली जाती है। तो फिर हम कहते हैं ये खामोश कातिल है। तो इसको अगर लेवल पे रखना है तो इंसुलिन को लेवल को नीचे लाना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है, यानी कि हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, ये सारा कुछ इंटरलिंक्ड है और अल्टीमेटली लीड करता है जो बैक पे अगर हम देखा जाए तो इंसुलिन ही है जिसकी वजह से एग्जैक्टली। मैं आपको एक पेशेंट की बात बताता हूँ। एक साहब सऊदी अरेबिया से, उन्होंने मुझसे रब्ता किया। उनका इतना ज़्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ था कि उनको फौरी तौर पे वहाँ पे जद्दा में थे गालबन, तो उनको एडमिट कर लिया। उन्होंने कहा एको और ये वो हार्ट के टेस्ट शुरू कर दिए। गालबन जो सिस्टोलिक था वो 160 पे था और डायस्टोलिक जो था वो 95 से 100 के दरमियान था। और ये वो लेवल होता है जहाँ पे फाल है या कुछ भी हो सकता है मरीज़ को, कोई भी नर्व आपकी आर्टरी कोई कुछ भी हो सकता है। तो वो उन्होंने मुझसे रब्ता किया, तो मैंने खैर फौरी तौर पे वो डाइट पूछी जो डॉक्टर ने लिखी हुई थी, वो मैंने बंद कराई कि बंद करें। कुछ उसको ग्रीन शेक बताया, ये ग्रीन शेक लेना है, कुछ मैंने उसको एक दो अपनी जो और हर्बल चीज़ें थी वो उसने कहा लेके आए। आप यकीन जानिए विदिन अ वीक, अब इस बात को 3 माह हो गए, हर महीने वो रीडिंग मुझे भेजते रहते हैं, 120/80 पे आए हुए हैं, विदाउट मेडिसिन, ज़ीरो मेडिसिन के साथ। यानी कि हाई ब्लड प्रेशर का किसी को इशू है और अगर वो स्टेप बाय स्टेप आप जो बताते हैं उसे फॉलो करता है तो विद इन अ वीक दे कैन रिकवर। बहुत जल्दी 15 दिन के अंदर, बड़ा पुराना है तो 15 दिन के अंदर ठीक हो जाता है। सर जैसे यूज़र कमेंट्स भी काफ़ी सारे थे जो कि कह रहे थे डायबिटीज़ से रिलेटेड भी। अब तो मैं चाहूँगा कि बल्कि डायबिटीज़ वाला भी एक आप पूरा प्लान शेयर करें व्यूअर्स के साथ, एक स्पेसिफिक वीडियो बना दें अगर कि किस तरह से कंट्रोल की जा सकती है, क्या चीज़ें अवॉइड करनी है, क्या खा सकते हैं। सिमिलरली अगर आप एक वीडियो हाई ब्लड प्रेशर के जो मरीज़ हैं, क्योंकि ये भी एक बहुत कॉमन, हम किसी इस पे कंप्लीट एक इंशाल्लाह पॉडकास्ट कर लें, उन्हें गाइडलाइन उस पर मिल जाए कि क्या खाना है, क्या नहीं खाना, कौन सी दवाइयाँ नहीं लेनी, किस तरह से इसे वो मेंटेन कर सकते हैं, तो वो व्यूअर्स के लिए मेरे ख्याल से बहुत हेल्पफुल कोई इंशाल्लाह कर लेंगे, कोई इशू नहीं। सर कमिंग डाउन टू द थर्ड मिथ जो आज का बहुत ही कॉमन मसला है, और अगर आप इंटरनेट को खोलें तो हर दूसरा बंदा ऑलमोस्ट इस पर पूछ रहा होता है लेकिन हल किसी को नहीं मिला, वो है ओबेसिटी या फैट, मोटापा। हाँ, जो पाकिस्तान के अंदर भी बल्कि पूरी दुनिया के अंदर ही बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। और इसके बारे में जो सुनने में आता है वो ये आता है कि मोटापा जो भी है, घर वाले भी कहते रहेंगे, दोस्त यार भी क्या, जिम जाया कर, एक्सरसाइज किया कर, या खाना बंद कर दो, पोर्शन कंट्रोल कर दो। तो क्या मोटापा कम करने के यही हल है कि हम लोग खाना कम कर दें, कैलोरीज इंटेक की कम कर दें और कॉन्स्टेंटली ट्रेडमिल पे भागते रहें, या इसके अलावा भी कुछ? अच्छा मुझे आप ये बताइए कि कोई एक बंदा, आप तो जिम भी जाते हैं, एक बंदा कोई आपकी ज़िंदगी में आया हो जिसने जिम से अपना वेट कम किया हो? जिम से स्पेसिफिकली तो किसी ने भी नहीं किया सर। जो मतलब स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से तो किसी का आज तक मेरे ख्याल से फैट लॉस नहीं, किसी का वॉक करने से कम हो गया हो? कहने सुनने की बातें हैं, मैंने खुद देखा या ऐसे बंदे से मिला आज तक मुझे भी ज़िंदगी में ऐसा बंदा कोई नहीं। बात यह है कि इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट ही गलत है। मोटापे का आपकी कैलोरीज के खाने से कोई लेना देना नहीं है, इस सेंस में कि आपको जो कहा जाता है ना, ईट लेस, कम खाएं ज़्यादा भागें, यही कहा जाता है ना, खाना कम कर दें और दौड़े लगा दें। हाँ, चाहे जिम में जाएं, चाहे पार्क में जाएं, कि जी पसीना आएगा ज़्यादा तो ये मोटापा झाड़ रहा है ठीक आपका है। पसीना। आप देखें
कैलोरीज जो है ना, ये कैलोरीज की थ्योरी है ना, Exactly. ये एक शिट है, इज़ अ पीस ऑफ शिट, मैं ऐसे कहता हूँ। ये घिसी पिटी है, लेकिन बदकिस्मती से डाइटिशियन क्या हो गया, डॉक्टर क्या हो गया, इसी के पीछे दौड़ रहा है। यहाँ तक कि जिम ट्रेनर जो है वो भी ये कहानी सुनाते हैं, कैलोरीज इतनी कर लें, कैलोरीज उतनी कर लें। एग्जैक्टली। देखिए, मोटापा जो है, ओबेसिटी इज़ अ नॉट प्रॉब्लम ऑफ कैलोरीज इनटेक, इट इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ हार्मोनल इम्बैलेंस। ठीक है। आपकी बॉडी में वो हार्मोन ज़्यादा एक्टिव होते हैं जो फैट स्टोर करते हैं। बिल्कुल ठीक है, यानी कि हो सकता है कि आपकी मेरी कैलोरी इनटेक सेम हो, लेकिन मेरा क्योंकि हार्मोनल इम्बैलेंस है और मैं ज़्यादा स्टोर कर रहा हूँ उसी को, और आप वो स्टोर ना कर रहे हैं। अब फ़र्क क्या है? आपको 1500 कैलोरीज चाहिए, मुझे भी 1500 चाहिए। अब कैलोरीज का सोर्स है ना, हम कह सकते हैं गुड कैलोरीज बैड कैलोरीज। इस पे गैरी टॉप्स की एक बड़ी शानदार किताब भी है। एक आप पेप्सी का या कोक का कैन लेते हैं, ठीक है, उसके अंदर तकरीबन 15 चम्मच शुगर है। 15 चम्मच का मतलब है 75 ग्राम, 5 ग्राम का एक चम्मच हो गया, ठीक है। हाँ जी। 1 ग्राम के अंदर 4 कैलोरीज है। अच्छा, 1 ग्राम ग्लूकोज में 4 कैलोरीज होती हैं। अब कितने हो गए, कितनी कैलोरीज आपने 2 घोट में पी ली? सर ये तो मेरे ख्याल से एक कैन 600 के अंदर ही हम 600 कैलोरी, 600 कैलोरीज। अब इसको रोकें, आप 2 घंटे जिम के अंदर हैवी किस्म का वर्कआउट करें, इतनी कैलोरी बर्न नहीं होती, 400 से ज़्यादा आप कैलोरी नहीं बर्न होती। नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसे ही है। अब वहाँ से आप आए, बाहर से आपने घटाघट पी लिया। अच्छा, एक और कैलोरीज है, आपने वही 600 कैलोरीज आपने ली, लेकिन वो कैलोरीज आपने ले ली सैलड से, वो कैलोरीज आपने देसी घी से, वो कैलोरीज आपने ले ली स्टेक से। अब ये जो 600 कैलोरी है और वो जो 600 कैलोरी है, जो कि एक टिन पैक में आ जाती है, और ये जो एक पूरे टेबल पे हिला के रखनी ठीक है, पड़ेगी। क्या दोनों का असर एक जैसा है? ऑन पेपर जो है ना, वो तो कहते हैं कि ऑन पेपर, ये लैब के अंदर है ना। हाँ एग्जैक्टली, ऑन कैलोरीज तो यही है ना कि लैब के अंदर आपने एक चीज बर्न की और उससे इतनी यूनिट हाँ। एनर्जी निकले, ये बात है ना। बिल्कुल ऐसे। लेकिन आपकी बॉडी तो लैब नहीं है, Exactly. आपकी बॉडी के तो सिस्टम है, वो दोनों को डिफरेंटली ट्रीट करेगी। डिफरेंट। तो हो ये रहा है कि जो मोटापा है, और मोटापा 2 तरह का है। एक मोटापा है जो आपके पूरे जिस्म में नजर आता है, जो ओवरऑल ओवरवेट ओवरऑल, जैसे आपकी स्किन के ये वो। लेकिन जो इंडिया पाकिस्तान में मोटापा है ना, वो वाला मोटापा नहीं जो अमेरिका के अंदर है। अमेरिकन आप देखेंगे पूरा बंदा ना पूरा huge size का स्ट्रक्चर होगा। होता है पाकिस्तान हाँ, इंडिया में पेट मेरे पेट बाहर। ये जो विसरल फैट है जो पेट के अंदर है, विसरा पेट को कहते हैं ना, ठीक है, ये डेंजरस है। हमारी बॉडी में फैट जमा होने की जगह नहीं है। आपकी, मैं अगर बेढंगा खाऊंगा तो मेरा पेट ही बाहर निकलना, मेरे ये नहीं बनने, ठीक है। और पेट फैट्स के लिए नहीं बना। नतीजतन आपके जब अंदर यहाँ फैट जमा होती है, टमी में तूंद बाहर निकलती है, मर्द प्रेगनेंसी जैसी शक्लें बना लेते हैं, तब आपका अंदर जितने ऑर्गन है, ये सारे वाइटल ऑर्गन है, बिल्कुल ऐसे। तो इस फैट्स के अंदर से इन्फ्लेमेटरी मालिक्यूल निकलते हैं, इन्फ्लेमेशन पैदा करने वाला मादा निकलता है जो इनको अंदर से चलाना शुरू कर देता है। बिल्कुल ठीक है। इसी से डायबिटीज़ होती है। जो दुबले पतले लोगों को डायबिटीज़ होती है ना, उनके पेट बाहर निकले होते हैं, आप देखें तो सही। बिल्कुल ऐसे। इसी की वजह से ब्लड प्रेशर होता है। और ये मोटापा, जो फैट स्टोरिंग हार्मोन है, वो कौन सा हार्मोन है आपकी बॉडी में? सबसे जो तगड़ा हार्मोन है वो इंसुलिन है, ठीक है, जो कि फैट को स्टोर करता है। अब जब आप मीठा खाएंगे, रोटी खाएंगे, चावल खाएंगे, तो वो जो तो एनर्जी आपको चाहिए थी वो तो मिल गई, बाकी स्टोर हो जाती है। लेकिन यही अगर आप 1500 कैलोरीज गोश्त से लेंगे, सैलड से लेंगे, यखनी से लेंगे, तो वो इंसुलिन को डाउन करेगी। ठीक है। और जब इंसुलिन डाउन होगी तो आपकी बॉडी से फैट बर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। तो अगर आप मोटे हैं, अगर आपका पेट निकला हुआ, तो भैया हेल्दी फैट्स खाना शुरू कर दें। अगर फैट आपने लॉस करनी है तो फैट्स खाइए, कंज्यूम करेंगे, बॉडी को लगेगा कि अब स्टोरेज में आ रहा है, स्टोर करने की जरूरत नहीं, वो फिर निकालेगी, वो स्टोर भी निकालेगी। जैसे वही है कि वाटर वेट आपने कम करना हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएंगे तो बॉडी को मैसेज जाएगा
कि हाँ भाई अब एम्पल सप्लाई आ रही है, तो अब यूरिनेशन ज़्यादा कर रहे होंगे, लेकिन आपकी बॉडी वाटर वेट को शेड भी करना शुरू वाटर वेट भी ऐसे कम होता है कि जब इंसुलिन लेवल डाउन होता है ना, तो अभी जो हमने अडल्ट्रोस्टेरोन हार्मोन की बात की है, वो जैसे डाउन होगा सोडियम निकलेगा, साथ पानी निकल जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है। तो आप जब इस लाइफ प्लान पे आते हैं, डाइट प्लान पे, जिसमें हम हाई कार्ब चीज़ें छोड़ देते हैं, रिफाइन खाने छोड़ देते हैं, कुकिंग ऑयल छोड़ देते हैं, मीठा खाना छोड़ देते हैं, प्रोसेस फूड के अंदर जो मीठा है, चीनी है, तो उससे ये होता है कि आपका इंसुलिन लेवल डाउन होता है, पानी भी जिस्म से निकल जाता है, एक्स्ट्रा जो वाटर रिटेंशन होती है बॉडी में, खामखा वज़न बड़ा होता है, और उसके साथ साथ आपकी जो फैट बर्निंग है वो भी स्टार्ट हो जाती है। तो मोटापा जो है ये हार्मोनल मसला है, इसका कैलोरी से कोई लेना देना नहीं। भागें दौड़ें ना, जिम ना जाएं, खाना ठीक करें, आप स्लिम हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक है, यानी कि ये भी किचन में ही बनता है, जैसे एब्स का कहते हैं कि दे आर मेड इन द किचन, जिम से नहीं बनेंगे। जिम खूबसूरत करता है आपको, वो मसल की स्ट्रेंथ आती है, लेकिन अगर आपका ख्याल है मैं मोटा हूं तो भाई फिर जिम में टकरे ही मार मूर के आना, अपने आप को थकाना ही है, कोई फ़ायदा नहीं होता। वज़न कम ना वॉक से होता है ना जिम से होता है, वज़न फूड से। आप खा क्या रहे हैं, ठीक है, खाना ठीक कर लें, सारा दिन पड़े रहें, यकीन जाने आपका वज़न कम हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये तो आपने बड़े मज़े की एक बात बताई जो कि यूजुअली हम लोगों को सुनने को नहीं मिलती। हर जिम ट्रेनर, हर डॉक्टर यही कहता है झूठ की मार्केट है जी। झूठ बिक रहा है, झूठ सुनाया जा रहा है, झूठ पे हम वो गोबल्स था गालबन जो उसका हिटलर का तो वो इसने कहा था झूठ इतना बोलो इतना बोलो इतना बोलो कि सच लगना। तो झूठ है डायबिटीज़ के बारे में भी, झूठ है हाइपरटेंशन के बारे में भी, और मोटापे के बारे में भी। ठीक है, यानी कि तीनों चीज़ें जो हैं लिंक्ड एक ही चीज़ से हैं, लेकिन मार्केट के अंदर या हम दुनिया के अंदर जब देखते हैं तो डिफरेंट सॉल्यूशंस दिए हैं। बिकता कुछ नहीं ना, दवाई कैसे बिकेगी, जिम कैसे बिकेगा। ठीक है, दवाई बिकेगी, बिल्कुल एग्जैक्टली आपकी बात सही है। तो ये सारे जो हैं मार्केटिंग टैक्टिक्स हैं, इसलिए सच को छुपा दिया गया हुआ। सर आते हैं इसके बाद, इन्हीं से कोरिलेट जो करती है हमारी फोर्थ मैथ, कि क्या ये भी सच है या झूठ है, ये आप बताएंगे, इससे पर्दा आप हटाएं, कि एक दवाई आती है कोलेस्ट्रॉल के लिए, स्टैटिन के नाम से। स्टैटिन, बिल्कुल ठीक है सर। तो कहने में ये सुना जाता है कि जी अगर आपका हाई कोलेस्ट्रॉल है, कुछ है, ये लेना शुरू कर दें, आपको हार्ट अटैक से बचा लेगी। तो इस बात में कितनी सच्चाई है कि स्टैटिन जो है वो हार्ट अटैक से भी बचाती है, कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल करती है? जी, स्टैटिन कोलेस्ट्रॉल को तो कम करती है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन भाई कोलेस्ट्रॉल का ताल्लुक आपके हार्ट अटैक से है ही नहीं। अच्छा, हार्ट अटैक कोलेस्ट्रॉल रीज़न नहीं है हार्ट नहीं है। और अगर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल कम है तो ज़्यादा ख़तरे में आप। वो किस तरह से? अच्छा, हम कहते हैं LDL लेवल है, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, जिसको बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, और ये स्टैटिन भी उसे ही कम करती है, LDL लेवल को कम करती है। तो अगर आपका ये लेवल कम है तो आप ज़्यादा ख़तरे के अंदर हैं, क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम वीक है। ठीक है। और आपके जिस्म के अंदर, खून की नालियों के अंदर क्लॉटिंग होने का ज़्यादा चांस है अगर LDL कम है। और मैं आपको ये एक चैलेंज दे के जा रहा हूँ, अगर कुछ डॉक्टर सुन रहा है, कोई कार्डियोलॉजिस्ट सुन रहा है मेरी बात, कोई किसी भी हॉस्पिटल का डाटा निकाल लिया जाए तो मेजर हार्ट अटैक वाले लोगों में 70% लोग ऐसे हैं जिनका कोलेस्ट्रॉल लेवल या तो नॉर्मल था या कम है। अच्छा, ठीक है। अब आप एक बंदे का, हमारी अपनी मिसाल थी, हमारे वो अशफाक साहब को, जो हमारे चोई साहब के ड्राइवर थे, उनका 110 था। मैंने डॉक्टर से कहा आप 150 आपने रखी हुई है लिमिट अपर, तो 110 पे इसको हार्ट अटैक कैसे हो गया? असूली तौर पे तो होना नहीं चाहिए, होना ही। अब फिर आप उसको उसी गोली पे लगा रहे हैं जो और नीचे लेके जाएगी। तो ये एक मार्केटिंग, इस ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की इंडस्ट्री है जो कोलेस्ट्रॉल को कम करें, कोलेस्ट्रॉल को। ये मिथ है, बहुत बड़ा मिथ है। डॉक्टर्स इसी के ऊपर लगे हुए हैं, डाइटिशियन इसी के ऊपर लगे हुए हैं। कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी के अंदर, एक तो पहले ये समझ लीजिए कि जो आप घी खाएंगे, जो आप अंडे खाएंगे, उससे कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता। अच्छा, घी से नहीं होता, कुछ नहीं होता, ना ही एग योक से भी नहीं होता। एग योक तो खानी चाहिए,
अच्छा, ये क्योंकि मेरे सुने बहुत ज्यादा ये भी बीच ये में डॉक्टर आता मना है करते हैं आपने कि इसलिए। एग वाइट खा लो जो नहीं फ्राइड नहीं, पोटैटो। एग वाइट में तो कुछ भी नहीं है भाई। असल तो उसका खजाना उस यॉक के अंदर है जिससे चूजा बनता है। बिल्कुल ठीक वो है न्यूट्रिशन का खजाना, वो है न्यूट्रिशन की असल बम कह लें उसको। कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी को चाहिए, आपके एक एक सेल को चाहिए। ये जो 37 ट्रिलियन सेल हैं हमारे, एक एक सेल की फॉर्मेशन कोलेस्ट्रॉल के साथ होती है। इसकी जो आपके सेल का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट कौन सा होता है, उसकी जो मेम्ब्रेन है, जिसके ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के रिसेप्टर्स हैं, ताले लगे हुए हैं, जिसमें इंसुलिन ने अंदर जाना है, ग्लूकोज ने अंदर जाना है, मुख्तलिफ हार्मोन्स ने जाना है, एनर्जी की बाकी चीज़ों ने अंदर बाहर जाना है, इलेक्ट्रोलाइट्स ने आना जाना है। वो बगैर कोलेस्ट्रॉल के नहीं बन सकती। अच्छा, आपका ब्रेन वो तो एक मेजर सारा कोलेस्ट्रॉल है भाई। जब इसको कोलेस्ट्रॉल नहीं देते ना तो ब्रेन फॉग शुरू हो जाती है, memory- इसलिए जो स्टैटन वाले लोग हैं ना, उनका ब्रेन फॉग आती है, मेमोरी लॉस आता है। दूसरा, जब नए सेल बनते हैं तो उनकी मेम्ब्रेन ठीक नहीं बनती, तो मसल में पेन, बाइपोलर डिसऑर्डर, इसी गोली के खाने से डायबिटीज़ भी होती है। अच्छा, इसे खाने से मतलब कोलेस्ट्रॉल ही डिक्रीज होगा और उससे अब जो इसमें मसला ये है कि जो LDL है, अब अभी तक हम जो टेस्ट करवाते हैं ये 1960 के बने हुए हैं, नए टेस्ट यहाँ कोई नहीं करवाता। LDL कोलेस्ट्रॉल, जिसको बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, इसमें ना दो तरह के पार्टिकल्स होते हैं। एक को पैटर्न A कहते हैं, एक को पैटर्न B कहते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ इस गोली के खाने से हार्ट अटैक उल्टा क्यों हो जाता है। ये तो डॉक्टर कहते हैं बचाते हैं, नहीं बच सकता, और बचता भी कोई नहीं है। आप डॉक्टर से जाकर पूछें कि भाई आपने एक बंदे को स्टंट डाल दिया, आपने रेगुलर मेडिकेशन उसकी कर दी, जो फूड उनके ख्याल में कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है और मसाइल करता है वो बंद कर दिया, कुकिंग ऑयल पे आप उसे ले गए, वाइट मीट पे आप ले गए, स्टेटन उसे शुरू करा दी, ब्लड थिनर उसे शुरू करा दी, तो फिर दोबारा वो बंदा हार्ट अटैक से क्यों मरता है? रीऑकरिंग क्यों होती है हार्ट अटैक की? किसी और बीमारी से मर जाए, मरना ही है ना, इससे तो ना मरे। इतना आपने फूल प्रूफ सिस्टम बना दिया। अगर वो स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ फॉलो कर रहा है तो इसे रीअकर होना ठीक है, नहीं चाहिए बीमारी को। डॉक्टर बड़ा आराम से पतली गली से निकल जाता है, नहीं जी नहीं मरीज परहेज नहीं करते। और भाई मैंने तो मरीजों को नमाज पढ़ते नहीं है इतना जितने परहेजी सी जितना डाइट वो फॉलो करते हैं। लेकिन ये जो कोलेस्ट्रॉल है आपकी, वो जो पैटर्न A है ना LDL का, वो आपकी बॉडी के अंदर कहीं नहीं जमता ही नहीं है, नहीं जमता। जो कहते हैं कोलेस्ट्रॉल जम जाता है। और जो पैटर्न B है ये डेंजरस होता है, ठीक है, ये जम जाता तो है। ये दोनों LDL के ही पार्ट LDL के आगे फर्दर क्लैरिफिकेशन है और आपको किसी टेस्ट में नहीं मिलती। बिल्कुल ठीक है। अब ये जो स्टेटन है ये आपके खून के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल को कम करती है, उसमें पैटर्न A को कम करती है, पैटर्न B को नहीं करती। अच्छा, यानी कि जो हार्मफुल चीज है ये उसे कम नहीं कर रही, जो अच्छी चीज है उसे कम करती। अब फर्ज करें मेरा अगर कोलेस्ट्रॉल लेवल 200 है LDL और उसमें पैटर्न A ज़्यादा है, तो ये तो बेनिफिशियल होना चाहिए। बेनिफिशियल, मुझे कोई मसला नहीं। लेकिन अगर एक बंदे का 100 है तो इसमें दोनों ही कम है, नहीं, उसमें पैटर्न B ज़्यादा है, तो फिर तो प्रॉब्लमैटिक ही है। मतलब उसमें हो सकता है 20% पैटर्न A है और बाकी 80% पैटर्न B है, तो वो तो फिर गया। तो वो जो असल वजह है कि ये दवाई काम करती है गलत डायरेक्शन में, और इसके जितने भी ट्रायल आए हैं, एक लंबी लिस्ट है ट्रायल्स की, इसमें और जब ये सबसे पहले फाइज़र वालों ने इंट्रोड्यूस करवाई थी ना, तो इसके 5 साल ट्रायल हुआ और इसका जो एब्सोलूट रिस्क था रिडक्शन वो 1% थी सिर्फ। 99% मतलब असर नहीं करती थी, 1%। यानी जिन लोगों ने 5 साल ये दवाई खाई उनमें 97% को हार्ट अटैक नहीं हुआ, और जिन लोग 98% को, सॉरी, और जिन लोगों ने नहीं ये दवाई खाई थी प्लेसिबो इफेक्ट था, ठीक है, उनमें 97% को नहीं हुआ। तो 1% था। अब इन्होंने एक यहाँ से एक नई जादूगरी निकाली, जिसे कहते हैं अदादो शुमार का हेर फेर करना। इन्होंने एक नई टर्म डिवाइस की जिसे कहते हैं रिलेटिव रिस्क रिडक्शन। तो वो जो 1% का रिस्क था ना, इसको जब वो फार्मूला है लंबा चौड़ा सा, उसमें आप कन्वर्ट करते हैं ना, वो 33% हो जाता है। तो इन्होंने एडवर्टाइज़ किया
कि भाई 33% रिलेटिव रिस्क रिडक्शन है, जबकि रियल 1% थी। तो अब अगर आपके सामने 1% आए चांस, तो आए यार दफ़ा करो, मैं ऐसे 5 और साइड इफ़ेक्ट इतने ज़्यादा मुझे इसके खाने से हो जाए, जिसम में ताकत मेरे ना रहे, डायबिटीज़ मुझे हो जाए, ब्रेन मेरा फोगी हो जाए, तो दफ़ा करो, पर मरना है तो क्या। लेकिन जब आपको बताया जाएगा कि 33%, एक्चुअल 36% इन्होंने मार्केट किया था, तो फिर आप सोचते हैं यार बड़ा बड़ा मेजर चेंज। ठीक है। तो ये स्टैटन के हवाले से ये $1 ट्रिलियन की इंडस्ट्री है, और जो बिल्कुल झूठ के ऊपर खड़ी हुई है, और बदकिस्मती से बड़े बड़े प्रोफेसर डॉक्टर बस लिखी जा रहे हैं और अपनी कमीशन समेटी जा रहे हैं, जबकि ये इनमें से किसी भी चीज़ पे हेल्प नहीं करेगी, नहीं करते। कोलेस्ट्रॉल हार्ट अटैक से रिलेट ही नहीं करता। उसे आपने जैसे बात की कि पैटर्न ए पैटर्न बी, अगर ये डिटेक्ट करना हो तो ये किस तरह से किया जाता है? अच्छा, इसमें एक तो टेस्ट होते हैं, लेकिन पाकिस्तान में बदकिस्मती से नहीं है। इसका एक फार्मूला कैलकुलेट करने का बड़ा मजे का, जो आप लिपिड प्रोफाइल का टेस्ट करवाते हैं ना, तो इसमें 3 मेन चीज़ें आपको मिलती हैं, ट्राइग्लिसराइड, LDL और HDL, जिसको गुड कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं। तो अगर आपने देखना है कि मेरे खून के अंदर जो लिपिड रेशो है उसमें LDL पार्टिकल A ज़्यादा है या B है, तो उसका आसान फार्मूला ट्राइग्लिसराइड डिवाइडेड बाय HDL। ठीक है, ट्राइग्लिसराइड डिवाइडेड बाय HDL। आपका जवाब 2 से नीचे होना चाहिए। अगर 2 से नीचे है तो आपके LDL के अंदर पार्टिकल A ज़्यादा है, जो हार्मलेस है, कोई मसला नहीं, और अगर ये 2 से ज़्यादा है तो फिर पार्टिकल B ज़्यादा। और मैंने जो अशफाक साहब की जो हम बात कर रहे थे, इनका असल ये इशू था। ठीक है, पार्टिकल B ज़्यादा था। B ज़्यादा था, अगरचे LDL 100 के आसपास था, लेकिन इनका ट्राइग्लिसराइड जो था वो 160 था। वो भी डॉक्टर देखे तो वो भी 150 की लिमिट है नॉर्मल, लेकिन इनका जो HDL था वो 25 था। तो अब आप उसको तकसीम करेंगे 160 डिवाइडेड बाय 25, तो 6-7 से ऊपर चला जाएगा। तो ये है असल वजह। और LDL B जो है पैटर्न B, हाँ पैटर्न B। अब अगर जब आप देसी घी खाएंगे, कोकोनट ऑयल खाएंगे, आप जैतून का तेल इस्तेमाल करेंगे, मक्खन खाएंगे, और आप इसी तरह बीफ खाएंगे, मटन खाएंगे, जो पुराने बुजुर्ग हमारे खाते, तब आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ेगा, LDL लेवल बढ़ेगा, 200 पे भी चला जाएगा। परेशान नहीं होना। उसकी वजह यह है कि उसके अंदर जब आप ये फार्मूला लगाएंगे तो पैटर्न A बढ़ा हुआ है, बिल्कुल ठीक है, और पैटर्न A जो होता है वो ऑक्सीडाइज नहीं होता, वो जमता नहीं है, वो आपके ब्रेन को एनर्जी देता है, वो आपकी बॉडी को एनर्जी देता है। आपकी बॉडी को मेंटेन ठीक है। तो ये डीप डाउन जब आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारे साथ कितना बड़ा हाथ हो रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है ये सर। ये ऐसी मतलब कॉमन चीज़ें हैं या ऐसी ये मिथ्स हैं जो कि हम रेगुलरली डेली बेसिस पे सुन रहे होते हैं, लेकिन इस पर इतनी ज़्यादा रिसर्च, इतना स्टडी इन्हें डीपली किसी ने नहीं किया। सर एक चीज़ भी और गाइड करते हैं कि अगर कोई भी हमारा व्यूअर जो है वो इस पॉडकास्ट को सुन रहा है और उनका अगर पैटर्न B जो है वो ज़्यादा है, फॉर एग्जांपल वो ये टेस्ट करवाते हैं लिपिड प्रोफाइल का, पैटर्न B ज़्यादा आता है, तो उन्हें क्या क्या एहतियात करनी चाहिए? देखिए, पैटर्न B और A को हम तो कुछ नहीं कर सकते, बॉडी ने खुद ही करना है ना। हम ट्राइग्लिसराइड को नीचे लाएंगे, HDL को बढ़ाएंगे, ठीक है, हमारा यही काम, ठीक है ना, ताकि वो फार्मूला सेट हो जाए। तो ट्राइग्लिसराइड आपके बनते हैं जब आप ज़रूरत से ज़्यादा, जब आप चावल खाएंगे, रोटी खाएंगे, मीठा खाएंगे, जो ज़रूरत से ज़्यादा उसे लिवर ट्राइग्लिसराइड में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, जो ज़्यादा अमाउंट में आपके पास पड़ा हुआ है वो ट्राइग्लिसराइड। ठीक है। एक तो आप जब इसको कट करेंगे, हेल्दी फैट्स की तरफ आएंगे, तो ये ट्राइग्लिसराइड नीचे आ जाएंगे और आपका HDL बढ़ेगा। ठीक है। और जब दूसरा HDL को बढ़ाने का तरीका ये है कि आप जिम करें, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करें, उससे भी HDL लेवल बढ़ता है। तो ट्राइग्लिसराइड नीचे आएगा, HDL बढ़ेगा, तो आपका जवाब खुद ही 2 से जब नीचे चला जाएगा तो आपके गुड पार्टिकल्स बढ़ जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि आपने खाना नहीं कम करना, अच्छा खाना इंक्रीज एग्जैक्टली। और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, गंद ना खाएं। हाँ, देखिए, आप गाड़ी लेते हैं, एक पंप का हिसाब रखते हैं, यार इस पंप से अच्छा फ्यूल मिलता है, आप नहीं डलवाते उस किसी और जगह से। हाई ऑक्टेन डलवाना तो हाई ऑक्टेन डलवाना है, हालांकि मिट्टी का तेल सस्ता मिलता है भाई, ठीक, क्यों नहीं डलवा लेते मिट्टी का तेल? 100 रुपये सस्ता है, गाड़ी बनी नहीं इसके लिए। तो ये इंसान
अपने लिए आपको कोई पता नहीं चलता। तो आप उससे भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मशीनरी हैं, लेकिन आप अपने अंदर कोई भी फ्यूल हाँ, जो मर्जी खाए जा रहे हैं और उसके बाद फिर बीमारियों के बाद जो इलाज करने वाले हैं वो कहते हैं ये बकरा आया है, इसे ज़िबा करो, जो इसने कमाया वो पहले खाओ, जब ये मरने वाला हो जाएगा इसे वेंटिलेटर पे लगा के इसका घर भी बिकवा दो। बहुत ये ज़्यादती है बल्कि पेशेंट्स के साथ भी। और मेरे ख्याल से डॉक्टर भी जानबूझ के शायद ना करता हो, कुछ लाइल्मी है, कुछ ऐसी स्टडीज़ हैं जो कि अभी कंडक्ट हो रही हैं, नया डाटा अभी अभी साथ आ रहा है। हाँ, डॉक्टर को एक काम ज़रूर करना चाहिए कि लेटेस्ट स्टडी के साथ अपडेटेड रहना चाहिए और उसे अपनी प्रैक्टिस में ऐसा ना कि अगर तो डॉक्टर को पता नहीं तब भी वो मुजरम है। एग्जैक्टली। ठीक है, उसने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया। हाँ। और अगर उसे पता है और वो फार्मा कंपनियों का एजेंट बन के काम कर रहा है तो क्राइम है ना सीधा, तो ये सीधा सीधा क्राइम है, ये इंसानियत के खिलाफ क्राइम है। एग्जैक्टली। इसको आप इस तरह ना लें, उनको पतली गली से ना निकालें। तो हमने टोटल ट्रस्ट उनके ऊपर किया हुआ। हाँ, लेकिन अब मेरे ख्याल से हमें यही करना होगा, पेशेंट को भी सारों को करना चाहिए कि ट्रस्ट बट वेरीफाई। ट्रस्ट बेशक करें डॉक्टर पे, लेकिन जो लिख के दे रहा है उसे सवाल करें, के साथ मत खाएं। सवाल करें। उस पे सवाल आपके करें। पास ये गैजेट है, इसके ऊपर गंदमंदी देखने की बजाय इसको इस तरह से यूज़ करें। गूगल के ऊपर चले जाएं, चैट जीपीटी पे चले जाएं, लिखें क्या है ये मसला। हाँ। और अगर आप तब भी कंफ्यूज हैं तो आप कमेंट्स के अंदर जाहिद साहब से भी पूछ सकते हैं, और जाहिद साहब से आप कम्युनिकेट करके पूछ सकते हैं कि ये डॉक्टर ने बताया, ये सही बता रहे हैं, गलत बता रहे हैं, या नई रिसर्च इस बारे में क्या है। सर, आपसे भी कांटेक्ट करके आप ज़्यादा मैं हाजिर हूँ। मैं उर्दू जुबान में समझाएंगे। मैं तो कोशिश करता हूँ कि बिल्कुल पंजाबी जुबान में भी समझा दूँ ताकि बंदे का कॉन्सेप्ट क्लियर हो। एग्जैक्टली, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो बाकी चीज़ों में भी उसे आसानी आती फिर हमारी जिम्मेदारी ख़त्म हो जाती। पाकिस्तान में 4 करोड़ से ज़्यादा लोग हो गए हैं डायबिटिक, और इतने ही वो बेचारा डायबिटिक होता है, बाद में हार्ट का भी हो जाता है। और आप इतनी मुश्किल से कमाई करके आप किधर कहाँ खर्च कर रहे हैं। वही अच्छे खाने पे लगा लें, खाना खाएं, खुद खाएं, बच्चों को अच्छा खिलाएं। हाँ, और उस सारे से बचते रहेंगे। सर, इसी के साथ हम आते हैं अपनी 5वीं मिथ पे, जो कि आजकल की बहुत ही स्पीड से एक कॉमन मसला बनता जा रहा है। ख़ासतौर पे बच्चों में, बड़ों में, बुज़ुर्गों में सभी इसका सामना करते हैं, जो कि है डिप्रेशन और एंग्जाइटी। ठीक है, हम लोगों ने 4 चीज़ें, डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, फैट लॉस, उसके अलावा कोलेस्ट्रॉल डिस्कस किया। एक और 5वीं जो चीज़ है इनके साथ जो मेजर है और इतनी बड़ी ही बीमारी बन चुकी है मेरे ख्याल से, आजकल बहुत कॉमन है, डिप्रेशन भी और एंग्जाइटी भी। लेकिन जब भी हम डॉक्टर को कंसल्ट करते हैं तो वो एक लिस्ट ऑफ मेडिसिन दे देता है हमें कि आपने ये इस टाइम खानी है, ये इस टाइम खानी है, और ये भी साथ में कहता है कि इसकी डोज आहिस्ता आहिस्ता हम बढ़ाते रहेंगे। 5 mg 10 mg से शुरू करेंगे, बाद में 20 mg पे ले जाएंगे, और एक भी दिन आपकी मेडिसिन ये स्किप नहीं होनी चाहिए, वरना आपके रीअकर होने लग जाएंगे जितने भी विड्रॉल आ जाएगा। एग्जैक्टली। तो सर, क्या इस बात में कोई सच्चाई है कि अगर आपको डिप्रेशन के या एंग्जाइटी के मरीज़ हैं तो आपने थ्रू आउट मेडिसिन से ही उस चीज़ को आपने सॉल्व करना है, या ये भी किसी तरह से सॉल्व हो सकता है? आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किए कि मेडिसिन से सॉल्व करना, भाई मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है इसमें। अच्छा। 2 चीज़ें डिस्टर्ब हैं इस वक्त हमारी। एक तो फूड हमारा डिस्टर्ब है, आपका ब्रेन है ना जी, इसको पर्टिकुलर किस्म का फूड चाहिए जिसे हम ब्रेन फूड कहें। जब आप वो नहीं खाएंगे तो इसके फंक्शन डिक्लाइन होंगे। बिल्कुल ठीक है। इसके अंदर जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होंगे, जो आपस में आपके न्यूरॉन कम्युनिकेट करते हैं, डोपामिन है, सेरोटोनिन है, और इस तरह से बहुत सारे हैं, इनकी एक फूड है। ये किसी चीज़ से बनते हैं ना। एग्जैक्टली। जैसे आपका बाकी ब्लड के अंदर सारी फार्मेशन है ना, इनकी फार्मेशन आप जब वो फूड खा रहे हैं जिससे ये चीज़ें नहीं बनेंगी तो डिस्टर्बेंस आ जाएगी। तो एक तो आपका फूड है, आप अपने माइंड को चेंज करना चाहते हैं तो ब्रेन फूड पे जाना पड़ेगा, और इनसाइड आउट हमें देखना पड़ेगा कि ब्रेन बना किस चीज़ का और ब्रेन को क्या चीज़ चाहिए। ठीक है। एक तो फूड हमने चेंज किया, और आपको सुन के शायद बहुत हैरानी हो कि नौजवानों में सुसाइड जो है, खुदकुशी करना, ये 20% डेथ कॉजेज कर रहा है सुसाइड आजकल के। यानी जो नौजवान लोग मर रहे हैं ना, 20% उसमें खुदकुशी कर रहे हैं।
और सुसाइडल थॉट्स जो हैं आना और सुसाइड करना, ये एक मेंटल, अब इसको साइकाइट्री जो है ये एक बीमारी, साइकाइट्री इसको मेंटल डिजीज मान रही है। बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है। सुसाइडल थॉट्स का अकर होना। ये क्यों है? इसका डायरेक्टली लिंक आपके फूड के साथ है। अपना फूड चेंज करेंगे, ये मसाइल हल हो जाते हैं। आपका मतलब थॉट पैटर्न भी उससे बिल्कुल होता है, क्यों नहीं होता। ये हार्डवेयर सिंपल है, हाँ। उसके बाद चीज़ें अगर सही एडजस्ट करेंगे तो तो वो उसकी प्रॉपर सही वर्किंग उसकी परफॉर्मेंस ठीक हो जाएगी, नंबर 1। नंबर 2, जब आप सोते हैं तो सोने का पैटर्न डिस्टर्ब हो गया हमारा। जिस वक्त आपके ब्रेन ने अपने आप को ओवरहाल करना है, जब उसने अंदर जो उसके अंदर भी बाय प्रोडक्ट डेवलप होती हैं, केमिकल डेवलप होते हैं, उनकी उसने सफाई करनी होती है, ठीक है। वो आप जब सोते हैं और रात के पहले पैर में सोते हैं, 10 बजे सो जाते हैं, तब ये प्रोसेस होता है। अब आज का नौजवान सो कब रहा है? तो पैटर्न हम लोग बहुत ही ज़्यादा ठीक है। जब उठने का टाइम है तब सोते हैं, जब सोने का टाइम है तब जागते हैं, तब आप खा रहे हैं। जब बॉडी ने अपने आप को मेंटेन ओवरहाल करना है उस वक्त हम जाग रहे हैं। जब ब्रेन ने ओवरहाल होना होता है, इसने अपनी सफाई करनी है, अब आप खा रहे हैं, जाग रहे हैं, तो वो कब होगा? उसकी वजह से डिप्रेशन है, उसी की वजह से एंग्जाइटी है, उसी की वजह से मेंटल स्ट्रेस बढ़ा हुआ है, उसी की वजह से आप बाकी बाइपोलर डिसऑर्डर और फिर मुख्तलिफ़ किस्म की आगे बीमारियां, अल्जाइमर, जिसके अंदर एंड पे क्या होता है कि मरीज़ को कुछ पता नहीं होता, खाना भूल जाए, इवन वॉशरूम जाना भूल जाता है, नंगा खड़ा है, कपड़े पहने या नहीं, उसे अपनी भी होश नहीं रहती। लैंग्वेज जो उसने बचपन से सीखी भी होती है, कोर एलिमेंट होता है ब्रेन का, लैंग्वेज भी खत्म हो जाता है। एक वो आखिरी लम्हा है, उसे कुछ पता नहीं होता, उसे ये नहीं पता मैंने कपड़े पहने हैं कि नहीं पहने, गर्मी है सर्दी है, ठीक है। इसमें भी जो सबसे बड़ा एलिमेंट है, जिसे टाइप 3 में, अब इस वक्त डायबिटीज़ की मैंने आपको 2 किस्में तो बताई, एक अब टाइप 3 भी आ गई है। टाइप 3 डायबिटीज़, हाँ, वो ब्रेन की है कि जब आपका इंसुलिन लेवल बढ़ता है और ब्रेन के अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप होती है, तब ब्रेन आपका ग्लूकोज को प्रॉपरली इस्तेमाल नहीं कर पाता एनर्जी के लिए, तो उसका नतीजा ये निकलता है कि ब्रेन के जो फंक्शन है वो डिक्लाइन होना शुरू हो जाते हैं। सबसे पहला काम जो डायबिटीज़ का आप किसी से पूछिएगा होता है, उसकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में मसला आने शुरू हो जाता है, चीज़ें भूलना शुरू, चीज़ें नाम पता नहीं मैं क्या लेने आया था, ये यार इसका नाम क्या, शक्ल आ रही है, नाम भूल गया, ठीक है, लफ्ज़ मेरी ज़ुबान पे फंसा हुआ है। ये पहली सिम्टम है कि ब्रेन आपका डिक्लाइन हो रहा है। ठीक है, पुरानी बातें याद रहती हैं, ठीक है, लेकिन अभी वाली शॉर्ट टर्म, तो अगर ऐसा आ रहा है, और अक्सर आप किसी भी डायबिटिक से बात करें उसे ये मसला होगा। पुराने डायबिटिक को आपको बाइपोलर डिसऑर्डर भी मिलेगा, बैठे बैठे ठीक थे, बैठे बैठे लड़ने शुरू हो गए, फौरन गुस्सा कर देगा, फौरन ठंडा हो जाएगा, आपको समझ नहीं आई इसे हुआ क्या है। और ये ख़वातीन में ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये वजह यह है कि ब्रेन ग्लूकोज को एनर्जी के लिए प्रोसेस नहीं कर पा रहा होता है, कुछ यकदम वो लिंक टूट जाते हैं, तो ब्रेन को एनर्जी मतलब मिल ही नहीं मिल रही। वो जो ग्लूकोज ब्रेन सेल के अंदर जाना था, जिसको इंसुलिन ने लेके जाना था, अब इंसुलिन कह रही है दरवाज़ा खोलो, लेकिन वो रेजिस्ट कर रहा है, उसकी बात ही नहीं सुन रहा, उसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। अब डॉक्टर जो आपको जिस तरफ लेके जा रहा है वो नशे की तरफ ले जाता है, 1 गोली 2 गोलियां 3 गोलियां, अल्टीमेट बीमारी भी बढ़ती है, दवाई भी बढ़ती है। आप इनसे बाहर निकलना चाहते हैं तो अपने फूड को फिक्स कर, पहला फूड ठीक करें, हेल्दी फैट्स के ऊपर आए। ब्रेन सबसे ज़्यादा फैट्स मांगता है, सबसे ज़्यादा फैट्स हैं इसी के अंदर है, बना वही पूरा फैट, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल से, तो देसी घी खाएं, ब्रेन भी खाएं, बकरे का, छतरे का, किसी दूसरे बंदे का खा लें, ताकि इसको सैचुरेटेड फैट्स हैं, ये इसको सैचुरेटेड फैट्स मिलेंगी, इंसुलिन लेवल कम होगा, इंसुलिन रेजिस्टेंस ठीक होगी, ठीक है। और वो जो याददाश्त का मसला है, मूड डिसऑर्डर है, डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, वो ठीक होना शुरू हो जाएंगे। दूसरा, आपने इसको कपल करना है, मिलाना है नींद के साथ, ठीक है। नींद का साइकिल आप पूरा कर लें, टाइम पे सो जाएं, सुबह आप टाइम पे, सूरज चढ़ने से पहले उठ पड़ेंगे। बिल्कुल ऐसे। तो जब आप सूरज चढ़ने से पहले उठते हैं तो ये जो कायनात का एक सर्काडियन रिदम है उसके साथ अलाइन हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। आपके ये जो ट्रिलियंस ऑफ सेल हैं, इनके अंदर अल्लाह ताला ने एक क्लॉक लगाया हुआ है।
वो क्लॉक जो है वो सूरज के साथ काम करता है, जो इस सेल को बताता है कि अब तूने क्या करना है, अब आराम करना है, अब नया काम करना है, अब ये करना है, अब ये हार्मोन निकालो, अब इसको जज़ब करो, अब इसको करो। तो एक टाइम शीट के अकॉर्डिंगली चल रहा है। वो प्री प्रोग्राम्ड है। हमने उसको डिस्टर्ब कर दिया, डिस्टॉर्ट कर दिया, तबाह बर्बाद कर दिया। अब उसे समझ ही नहीं आती, वो फाइल उठा के फिरता रहता है कि अब क्या करना था मैंने। क्या करना है, वो खुद पागल हो गया। हाँ। तो आप अगर चाहते हैं कि ठीक, पहले तो नींद पूरी करें, और रात के अव्वल पहर की नींद, ये नहीं है कि आप कहें जी मैं रात 12 बजे सो के सुबह 12 बजे तक। जब कायनात जागती है तो आप जाग जाएं, जब कायनात का सिस्टम सो जाता है आप सो जाएं। तो आप सो जाएं, और फूड ठीक कर लें, कोई डिप्रेशन नहीं आएगा, कोई एंग्जाइटी नहीं आएगी। इससे फूड खाएं यार, इससे इन पैसों से आप फिरें, दुनिया देखें, अच्छे कपड़े पहने, अच्छा घर बनाएं। ये तय किया हुआ है कि हमने अपनी कमाई जो है डॉक्टर्स को, फार्मा को, लैब्स को, प्राइवेट हॉस्पिटल्स को ही करानी है। उसकी जगह आप फूड को और उसे अगर करें। सर जाते जाते एक अगर आप छोटी सी टिप देते जाएं कि अगर लोग जो फॉर एग्जांपल डिप्रेशन या एंजाइटी को फेस कर रहे हैं, वो कौन सी ऐसी 3, 4 या 5 चीज़ें अपनी डाइट में इंक्लूड करते हैं। सोने वाला तो हमने समझ लिया, क्या ऐसी चीज़ें हैं, देसी घी, कोकोनट ऑयल आपने कहा, ऐसी कौन सी और चीज़ें वो इंक्लूड कर सकते हैं जिससे उनका क्विक रिलीफ जो है उन्हें एटलीस्ट पे अगले 1 हफ्ते में ही नजर आना शुरू। देखिए ये क्विक बाद का इस वजह से नहीं होता कि आप कितना पुराना आपको मसला है ना, उसको रिस्टोर होने में उतना टाइम लग जाता है। लेकिन बहरहाल बाद का आपकी फूड ठीक नहीं होती तो नींद आती नहीं है, ये भी बिल्कुल ऐसे है। बहुत मसला, सारे लोग इंसोमेनिया का मसला हो जाता है आपको, स्लीप एपनिया हो जाता है, रात को सांस बंद हो जाता है बंदा। तो एक तो जो आपकी फैट्स हैं ना उसको बढ़ा दें, बिल्कुल ठीक है। रेड मीट खाएं, ठीक है। गोश्त खाएं, कोई मसला नहीं, ब्रायलर की बजाय बीफ खाएं, ठीक है, मटन खाएं, देसी मुर्गी की तरफ चले जाएं, दरियाई मछली की तरफ चले जाएं, देसी घी में बनाएं, देसी घी में खाएं, चर्बी वाला गोश्त खाएं, कोई मसला नहीं, ठीक है, अंडे खाएं, देसी अंडे खाएं तो बहुत ही अच्छा। और उसके साथ साथ आप जो कुछ विटामिन्स ऐसे हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको गोश्त से नहीं मिलती, जैसे विटामिन सी आपको बहुत ज़रूरी है, वो रिलैक्स करता है बॉडी को, ठीक है। तो वो आपको जो विटामिन सी की गोली ना लें, क्योंकि वो एस्कॉर्बिक एसिड है, वो नेचुरल नहीं है। अमरूद खाएं, ठीक है। आंवला आज ताज़ा मिल जाए तो ताज़ा ग्रीन शेक में डाल लें, वरना उसको खुश्क कर लें, आधी चमची पानी में घोल के पी लें। तो आंवला है, अमरूद है, सैलड है ग्रीन, आप इस तरह से रखें कि दोपहर को सिर्फ सैलड खाएं, ठीक है, लंच में सिर्फ सैलड खाएं, और शाम के खाने में आप प्रोटीन लें, फैट्स लें, और खाना जो शाम का है वो आपके सोने से 4 घंटे पहले ख़त्म होना चाहिए। ठीक है, मसलन 4 घंटे का आपने डिफरेंस रखा है। मसलन 10 बजे मैं कहता हूँ सो जाएं तो 6 बजे आप डिनर कर लें। ठीक है, बिल्कुल सही है। तो आपकी ये चीज़ें हफ्ते के अंदर अंदर आपको, मतलब एटलीस्ट बिल्कुल फिक्स ना भी हो तो आपको इफेक्ट नज़र आने लग जाएगा, असर। देखिए मैं आपको बताता हूँ, इस पैटर्न से जो मिर्गी के मरीज़ हैं ना जी, जो सबसे डिफ़िकल्ट काम है, जिसकी कोई दवाई नहीं है, वो ठीक हो जाते हैं। अगर उन्हें महीने में 2 दफ़ा मिर्गी का दौरा पड़ रहा होता है तो 1 दफ़ा पे आ जाते हैं। सिर्फ फूड और ये स्लीप पैटर्न यस करना सर। यस, ये इतने पावरफुल पैटर्न है, ये कुछ टोटके नहीं है। मैं टोटकों पे बिलीव नहीं करता। टोटका ये होता है मेरे ऊपर काम किया, आपके ऊपर नहीं किया, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। ये तो क्योंकि बायोलॉजिकल आपकी क्लॉक, बॉडी सेट ही ऐसी चीज़ों पे हुई हुई है कि आप उस पैटर्न पे आ जाएंगे तो उसी से ऑटो फिक्स हो जाएगा। सिंपल, और हर किसी पे एप्लीकेबल है, छोटे बड़े बुजुर्ग सब पे। आपके पास गाड़ी है, अगर उसकी मिस अलाइनमेंट हो जाए तो आपको पता नहीं चलेगा, रास्ता भी साफ है, आप स्पीड लिमिट में भी होंगे, एक्सीडेंट हो जाएगा। वजह क्या है, एक टायर इधर जा रहा है, दूसरा उधर जा रहा है। अलाइनमेंट, तो नेचर के साथ अलाइनमेंट करनी है हमने। जब आप फूड में उस फूड के ऊपर चले जाएंगे जिसे आपकी बॉडी समझती है, जिसे ये डाइजेस्ट कर सकती है, जिससे ये न्यूट्रिएंट अब्जॉर्ब कर सकती है, जो इसके लिए टॉक्सिन नहीं है, और आपने सोने जागने की रूटीन वो फिक्स, उसके कोई बीमारी नहीं है, मौजे में हो जाएगा। बहुत अच्छा है सर। काफ़ी सारी चीज़ें हमने मेन 5 मिथ्स जो हैं, जो कि आज कॉमनली नोन हैं,
उन्हें डिबंक किया, और साथ हमने ये भी इरादा किया कि इंशाल्लाह अगली वीडियोस हम डायबिटीज़ पूरी आपने प्रॉपर्ली किस तरह से रिवर्स करनी है उसकी भी फुल फ्लेज बनाएंगे, और ब्लड प्रेशर से रिलेटेड इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सर थैंक यू अगेन फॉर योर टाइम, और हमारी कोशिश रहेगी कि इस तरह के ये जो मामला हमने शुरू किया है इसे हम जारी रखें। इंशाल्लाह जी, मैं हाज़िर हूँ।